नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कानून सम्मत दावे हैं, सुविधा है या विशेषाधिकार हैं जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं का विकास करने के लिए सक्षम और सशक्त बनता है। अब बात करेंगे कुछ। देखिए, ये मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकार या अन्य अधिकार या विधिक अधिकार किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, थोड़ा इसको भी जानना जरूरी है। प्राकृतिक अधिकार, ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके मनुष्य होने के कारण जन्म से उपलब्ध होते हैं। ये अहस्तांतरणीय नैसर्गिक अधिकार हैं। ये कानून के द्वारा प्रदत्त नहीं है बल्कि कानून के द्वारा केवल प्रवर्तनीय होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार। मतलब जन्म लिया तो उसे जिंदा रहने का अधिकार है, उसे खाने का अधिकार है, उसे सांस लेने का अधिकार है। ये सब क्या है? प्राकृतिक अधिकार। जो चीज नेचुरल है ना, कोई भी व्यक्ति प्राणी जन्म लेगा तो उसको जो जो अधिकार, मतलब अधिकार का मतलब समझ रहे हैं, जो मान्यताएं हैं कि हाँ ये आराम से जी सकता है, रह सकता है, खा सकता है, तो वो क्या है? प्राकृतिक अधिकार। अब बात करते हैं मानवाधिकार की। तो मानवाधिकार, इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का व्यवहारिक संस्करण माना जाता है। ये मानव के रूप में जन्म के साथ ही सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। इस संदर्भ में वे राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सार्वभौम प्रकृति के होते हैं। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, मानवाधिकार बराबर होंगे। गोरा हो, काला हो, किसी भी राष्ट्रीयता का हो, अमेरिकन हो, भारतीय हो, रसियन हो, फ्रांसीसी हो, इजराइल का हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान जो सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त होंगे उनको कहेंगे मानवाधिकार। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब की गई? तो आपको पता होना चाहिए, सन 1948 में। अब बात करते हैं नागरिक अधिकार की। ये अधिकार किसी देश के कानून या संविधान के द्वारा वहाँ के केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मतलब जैसे अपने यहाँ है भारत, भारत में दो तरह के अधिकार हैं। मतलब जो मूल अधिकार हैं उसमें दो तरह के अधिकार हैं। कुछ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं और कुछ विदेशियों को ही प्राप्त हैं, और कुछ कॉमन हैं जो दोनों को प्राप्त हैं। तो जो केवल एक देश विशेष के नागरिकों को प्राप्त हों उनको बोलते हैं नागरिक अधिकार। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं विधिक अधिकार। विधिक अधिकार वे नागरिक अधिकार होते हैं जो विधायिका के द्वारा पारित विधियों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, ठीक है, अब उसको अनुच्छेद 300 ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 300 ए में शामिल कर विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब अब मूल अधिकार वो रहा नहीं। संवैधानिक अधिकार, ये अधिकार संविधान में उल्लिखित होते हैं। कुछ अधिकारों के विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है जैसे मूल अधिकार, जबकि अन्य अधिकारों को केवल साधारण दर्जा दिया जाता है। अब आते हैं इतनी पूरी फिलॉसफी पढ़ने के बाद कि मूल अधिकार होता क्या है। तो मूल अधिकार वह संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है तथा इसके महत्व के आधार पर इन अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है और सीधे ये उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा ही प्रवर्तनीय होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं, और उसमें लिख लेगा जिला न्यायालय और उस अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय के अन्य अधीनस्थ न्यायालय, और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो कौन से ऑप्शन सही होंगे? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे क्या? मूल अधिकार। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना की। तो इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनको देश के मूल कानून अर्थात संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है कि इसमें जो लिखा है वो आपको प्राप्त होगा, इस बात की गारंटी है, इसलिए उनको बोलते हैं मूल अधिकार। एक क्वेश्चन और आता है सिंपल सा, मूल अधिकार कौन से? तो भारतीय संविधान के भाग 2 नहीं होगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 2, 1 से 3, 5 से 11 नागरिकता, ये भाग 3 होगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3, यहाँ पर मूल अधिकार भाग 3 कर लेना। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक समाविष्ट
किए गए। भाग 2 तो नागरिकता होता है ना। ये न केवल देश में राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करते हैं बल्कि राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि का शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। मतलब कि लोकतंत्र की स्थापना में मदद करते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि राज्य मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए भारत में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये कार्यपालिका पे निर्भर है नहीं, व्यवस्थापिका पे है नहीं। भारत के संविधान की विशेषता क्या है, भारतीय देश की विशेषता क्या है, तो एक है, क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट, तो वो क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और ये क्या है, मूल अधिकारों के संरक्षक, अभिभावक या गारंटर कहलाते हैं। कौन से, उच्चतम न्यायालय। दूसरा कौन सा, उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं मूल अधिकारों का क्रमिक विकास कि कैसे मूल अधिकारों की उत्पत्ति हुई, कैसे इसे संविधान में शामिल किया गया और क्या क्या आगे हुआ। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में निर्मित नेहरू रिपोर्ट, किसके, मोतीलाल, ये इंपॉर्टेंट है, आदमी लगा देता है जवाहरलाल नेहरू। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में निर्मित नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का आह्वान किया गया। पहली बार 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में व्यक्तिगत अधिकारों स्वतंत्रताओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उसमें लिखा क्या था, उसमें कहा गया कि इसमें मूल नागरिक अधिकार तथा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और अस्पृश्यता एवं दासता के उन्मूलन जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकार भी शामिल थे। किसमें, 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में। अब देखिए, अब संविधान सभा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स के साथ ही फ्रांस के मानवाधिकार की घोषणा से भी प्रेरित थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स के साथ ही फ्रांस के मानवाधिकार की घोषणा, इन दोनों का इस पे मिला जुला योगदान रहा। मूल अधिकारों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो मूल अधिकार के दो वर्ग हैं, कुछ अधिकार केवल नागरिकों को और कुछ विदेशियों को और कुछ दोनों को प्राप्त हैं। तो देख लियो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो हमने लिख दिया राइट से। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 याद कैसे करोगे, 15, 16 एक साथ, 29, 30 एक साथ। 19 याद रखना जो अभिव्यक्ति वाला है, तो वो तो अपने ही नागरिक को देगा, दूसरे को थोड़ी देगा अपने यहाँ चिल्लाने के लिए। तो याद हो गया, 15, 16, 29, 30 और 19 अभिव्यक्ति वाला है। तो 15, 16, 19, 29, 30 डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। और इसके अलावा जो बच गए, इसके जो अलावा बच गए वो क्या रहेंगे, वो सब रहेंगे सब विदेशी नागरिकों के लिए भी, यहाँ तक कि इसमें शत्रु राष्ट्र के नागरिकों के अतिरिक्त है। अब ये नहीं कि हमारे दुश्मन देश में बोले तुमको भी अधिकार दे दे, क्यों दे दें भाई। ये अधिकार असीमित नहीं होते बल्कि इन पे कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध आरोपित होते हैं। देखिए, असीमित मतलब एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है तो किसी को गाली देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाके चिल्लाते रहो कि भारत आगे, आप समझ गए होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध है। युक्ति युक्त का मतलब है कुछ विशेष प्रतिबंध हैं कि आपके अधिकार तब तक ही अधिकार हैं जब तक आप दूसरे का अधिकार नहीं छीन रहे। यदि आप कहते हैं कि मुझे पूजा करने का अधिकार है, तो पूजा के दूसरे के घर में घुस के करोगे कि रोड पे करोगे, कहाँ करोगे। आपका अधिकार अपनी जगह है, दूसरे का भी तो निजता का, स्वतंत्रता का है, जीवन शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उसको भी तो अधिकार है कि तुम्हें अकेले अधिकार है। तो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। आजकल चिल्लाते हैं ना बहुत, संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में ऐसा लिखा है। अरे तो संविधान पढ़ तो लो पूरा, तो पता पड़े क्या लिखा क्या नहीं लिखा। बोले संविधान में लिखा है कि हमें पूजा करने का अधिकार है, कर दो ब्लॉक रोड, कर दो ब्लॉक, अभी लुलु मॉल तो कर दिया। तो ये सब हमें नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं। संसद को विधि द्वारा यह निर्धारित करने का अधिकार है कि सैन्य बलों तथा खुफिया विभागों में से यह अधिकार किस सीमा तक प्राप्त है।
जैसे मान लीजिए कोई अधिकार है कि पूरे देश में अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता है, और कोई सैनिक है या अर्धसैनिक है वो अपनी ड्यूटी पर, तो वो अबाध रूप से स्वतंत्र रूप से घूमेगा कि छिपकर घूमेगा कि परमिशन लेके घूमेगा। दूसरा, सैन्य बल है, क्या हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो क्या दूसरे को कोई गोपनीय सूचना लीक कर देगा क्या? नहीं ना। तो संसद विधि बना के ये डिसाइड करेगी कि कितने अधिकार दिए जा सकते हैं और कितने रोके जा सकते हैं। दूसरी बात, एक नया क्वेश्चन बनता है कि क्या मूल अधिकार स्थायी है। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट मूल अधिकार हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में आ जाता है, पीसीएस में तो आता ही है। मूल अधिकार हैं, स्थायी अस्थायी कह नहीं सकते इनमें से कोई। तो मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इन्हें संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती या कमी कर सकती, लेकिन ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए होने चाहिए। इन अधिकारों के विषय क्षेत्र अनुच्छेद 31, 31B, 31C, 33, 34, 35 द्वारा सीमित होते हैं। ये क्या है, ये आगे बात करें। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त ये सभी अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 व 21 राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता। एक ये क्वेश्चन है, देखो पॉलिटी ऐसी है, जितना पढ़ा रहे उसी में क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम का है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते। ऑप्शन दे रखा होगा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। फिर उसमें कूट बना के दिया होगा कि ए और बी और सी, ए बी सी चारों। तो आंसर है 20 और 21, ए और बी। अब आते हैं अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार। अब क्या हो गया है, कंडीशन हो गई कि अनुच्छेद 19 के तहत तभी इसको कैंसिल किया जाएगा जब बाह्य आक्रमण हो, ना कि सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो, जैसे कि इंदिरा गांधी ने किया था, आयरन लेडी। अब इंपॉर्टेंट, मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ अधिकार राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह कुछ विशिष्ट कार्य ना करे। इनका स्वरूप नकारात्मक होता है। पहले समझ लेते हैं कि नकारात्मक सकारात्मक क्या होता है। जैसे हम आपसे कहें या अपने राज्य से कहें कि किसी के ऊपर आग मत डालो, किसी के ऊपर मिट्टी मत डालो, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो, तो इनका स्वरूप क्या है, मत, मतलब मना कर रहे हैं ना, तो स्वरूप नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि उसको स्वच्छ रहने का अधिकार है। और सकारात्मक मतलब लोगों के विकास के लिए ऐसा करो, जिसमें मत ना आए, वो क्या है, सकारात्मक। जो मत आए कि मना करना हो कि ऐसा ना करो, किसी के साथ भेदभाव ना करो, तो वो क्या हो गया, नकारात्मक। और किसी के उत्थान के लिए काम करो, विधि बनाकर उसका संरक्षण करो, तो वो क्या हो गया, सकारात्मक। तो नकारात्मक में कौन से हैं, 14, 15 का 1, 16 का 2, 18 वन, 20, 21, 22 वन, 27, 28 वन। और सकारात्मक कौन से हैं, देखो नकारात्मक सकारात्मक आपको याद करोगे पागल हो जाओगे, तो पागल तो होना नहीं है, पहले ही से हो। तो अनुच्छेद 19 वन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला, 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 29, 30 और 321। ठीक है, इनका स्वरूप कैसा रहेगा, 321 नहीं, 29, 30 से 32। इनका स्वरूप कैसे रहेगा, ये 32 कर लेना। इनका स्वरूप रहेगा सकारात्मक। ठीक, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अच्छा जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आपको धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता है,
है, मत नहीं है, तो ये क्या है, सकारात्मक। तो सकारात्मक याद कर लो, नकारात्मक अपने बचे हुए वो याद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, उधर से याद करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपने सकारात्मक याद कर लिया, 19 का 1, 21 का 29, 30 और 32। मूल अधिकारों का वर्गीकरण देख लो, ये भी क्वेश्चन आता है। तो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकार 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहले कितनी थी, पता है ना? हाँ, कमेंट में बताओ। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, सबसे इंपॉर्टेंट, पैट की तैयारी वाले डायरेक्ट पूछता है अनुच्छेद 32, इस बार फिर पूछेगा, जाओ बता दे रहे। मूल अधिकारों का विवरण, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है। मूल पाठ जहाँ पे लिखा है जिसमें पूरे वीडियो में, मतलब कि एग्जैक्ट भाषा क्या लिखी है, तो वो हम पढ़ के बता रहे हैं, उसमें समझाने का नहीं, और जब मूल पाठ खत्म हो जाएगा तब समझाएंगे। तो इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की संसद और सरकार तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। इन्होंने राज्य की परिभाषा में दे दिया कि कौन कौन राज्य के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है, जो कि आपने देखा कि कौन कौन इसके अंडर में आएंगे। विधानमंडल, राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये राज्य के अंतर्गत है। कोई नागरिक राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किसी भी निकाय द्वारा मूल अधिकारों में उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और राज्य की यह परिभाषा निःशेषकारी नहीं है, यह समावेशक है, और इसका समय समय पर विस्तार किया जा सकता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। इसको ये नहीं है कि बस हो गया लिखा था बस यही आएंगे, समय समय पर चेंज किया जा सकता है। अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों को सम्मिलित किया गया है, तो ये देख ले कौन कौन से। विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय, जिसे कानून द्वारा बनाया गया है। सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय, जिन्हें सरकार अनुदान देती है। सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाला निकाय, मतलब कोई भी बॉडी जो सरकारी काम करती है। अब देख लेते हैं सरकार के नियंत्रण के अधीन निकाय, तो उसमें है जैसे राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा स्थापित प्रादेशिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय। दूसरा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राजस्थान विद्युत बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक आदि। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसमें मूल पाठ क्या है, 12 हमें पता चल गया कि 12 में राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं। और अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं, तो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वे इस भाग के उपबंधों में असंगत है। ये हम आगे बताते हैं, अभी जस्ट ये मूल पाठ खत्म होते ही। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करती है या न्यून करती है, तथा इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होती है। तीसरा लिखते हैं, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा सम्मिलित है। चौथा लिखते हैं, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है तो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि है उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। चौथा लिखते हैं, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन की गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। ये उन्होंने लिखा है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब इसका विवरण कि क्या लिखा है अनुच्छेद 13 में ये समझ में आएगा। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित है। पहली बात आ गई समझ में। इस देश में न्यायपालिका को मूल अधिकारों के एक संरक्षक या गारंटर के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य
मूल अधिकारों के विषय में संविधान की सर्वोपरि स्थिति को सुरक्षित करना है। ये तो समझ में आ गया कि अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से है और हमारे हमारे मूल अधिकारों का गारंटर कौन है? न्यायपालिका। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे बीसीसीआई ये प्राइवेट बोर्ड है तो ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगी, एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उन्होंने पूछा था निम्न में से राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। बीसीसीआई, एनसीईआरटी एक और ऑप्शन था और डी था सभी, तो बीसीसीआई, एनसीईआरटी और वो जो ऑप्शन था वो। अब बात करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया। ये निम्नानुसार है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या? देखिए, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको क्या है, जारी करती है। तो न्यायपालिका क्या करती है कि देखती है कि हाँ यह संविधान की मूल भावना के अनुसार है अथवा नहीं है, और इस अगर वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो उसका निरसन या निरस्त कर सकती। तो यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था की देन है, जहाँ मॉर्बरी बनाम मेडिसन वाद, ये नहीं याद करना है, 1803 में न्यायपालिका के अंतर्निहित शक्ति के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना की। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को प्रत्यक्षता पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई कानून बनाया तुरंत उसको देखता है कि हाँ कि सही है गलत है, कोई कोर्ट जाएगा या किसी किसी में स्वतः संज्ञान ले लेते। प्रत्यक्ष पुनरावलोकन भारतीय संविधान में है नहीं। क्या है? अप्रत्यक्ष पुनरावलोकन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें लिख लेना। पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 137 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों या आदेशों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी। लेकिन संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान हैं जिससे न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 226, 245, 246, 251, 254 एवं 372 के अंतर्गत न्यायपालिका को कुछ ऐसी शक्तियां एवं उत्तरदायित्व दिया गया है जिससे न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद देख लेना एक बार फिर से। 13, 32, 131, 136, 143, 226, 245, 246, 251, 254 और 372। कुछ ना याद रहे 32 और 226 याद रखना। अब बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। ये क्या है? तो यदि विधायिका द्वारा कोई ऐसी विधि पारित की जाती है जो मूल अधिकारों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है तो यह विधि न्यायालय द्वारा असंगतता की सीमा तक शून्य घोषित कर दी जाती है। मतलब ऐसी कोई विधि जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, शून्य घोषित कर दी जाती है। शून्य मतलब अमान्य। तो संपूर्ण विधि को अमान्य घोषित करने के स्थान पर केवल उस भाग को हटाया जाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। यही तो पृथक्करण का सिद्धांत है, मतलब जो अलग कर ले। पृथक्करण का सिद्धांत आप ऐसे समझिए कि आपको कोई चोट है या आपके किसी हिस्से में चोट लगी हुई है, तो उसी हिस्से में दवाई लगाओगे कि पूरे शरीर में दवा, डेटॉल और टिंचर आयोडीन डालते घूमोगे? यही है कि जो मूल भावना के खिलाफ है उसको हम हटा देते हैं और जो मूल भावना के खिलाफ नहीं है उसे यथावत बना रखते हैं। यही है पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। अब अगला सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के लागू होने से पूर्व प्रबद्ध विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं या मूल अधिकारों से असंगत हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती। कुल मिला के देखिए, सबका सार यही है कि अगर कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वो क्या होगा? शून्य घोषित हो जाएंगे। शून्य का मतलब समाप्त। और कब? कौन सी वाली?
संविधान लागू होने से पहले वाली भी विधियां। यही है आच्छादन का सिद्धांत। अभित्यजन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर, ये कहाँ लागू है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू है अभित्यजन का सिद्धांत। परंतु भारतीय परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारतीय संदर्भ में इसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया गया, पहले तो समझ ले ये होता क्या। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिंदा है, वो कह रहा है हमें जीने का अधिकार है, तभी तो वो जिंदा है। कह रहा हम अपना अधिकार छोड़ रहे हैं, हमें मार दो, तो क्या मार दोगे? इसलिए भारत जैसे देश में इसको निरस्त कर दिया गया। यह राज्य को उसके अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता। अब आते हैं भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। क्या है ये देखते हैं। मूल अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, बल्कि इसके भावी प्रभाव। भूतलक्षी मतलब पहले से, लागू होने की डेट से पहले से। भावी मतलब आगे की। तो भारतीय संविधान के प्रवर्तन के पूर्व प्रवर्तित विधियों को मौलिक अधिकारों का प्रभाव उस तिथि से होगा जिस तिथि से इन्हें लागू किया गया है। माने मौलिक अधिकारों का प्रभाव किस डेट से होगा? जिस डेट से इन्हें लागू किया गया है। संविधान के लागू होने के पूर्व किए गए कार्यों के संविधान में संविधान पूर्व विधियां लागू होंगी। मतलब जब तक संविधान लागू नहीं हुआ उससे पहले जो नियम थे, उससे पहले वाली चीजों में वही नियम माने जाएंगे। मान लीजिए संविधान से पहले ऐसा नियम हो कि मान लो कि बाइक चलाना अपराध है, तो उस टाइम ये नियम होगा तो कोई नहीं चलाएगा ना कि अपराध है। लेकिन अब कह दे कि बाइक चलाना अपराध नहीं है, तो उसको क्या मूल अधिकारों का उल्लंघन मान लेगी कि नहीं? अगर संविधान लागू होने से पहले की कोई मुद्दा है तो उसमें वही नियम लागू होंगे जो संविधान लागू करने से पहले थे, उसी के अनुसार कार्रवाई और जांच होगी। अब बात करते हैं मूल अधिकारों में संशोधन और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नियमित नहीं करेगा जो मूल अधिकारों में कटौती या कमी करती है। देखो कुल मिला के घुमा फिरा के बात यही की गई है कि कोई भी ऐसा काम ना करो जो लोगों के मूल अधिकार को हानि पहुंचाएं या ख़त्म करें। तो संविधान के लागू होने के बाद से यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 368 क्या होता है? संविधान संशोधन की शक्ति। तो इसमें प्रश्न उठा कि क्या संसद चाहे तो संशोधन करके मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो इससे संबंधित विभिन्न वाद आए। वाद मतलब न्यायालय में केस चले, तो उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जितने वाद हैं उनको आपको सन याद होना चाहिए और उनमें हुआ क्या था ये भी याद होना चाहिए। तो शंकरी प्रसाद वाद 1951, इसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य विधि नहीं है, अतः अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 368 के अधीन स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संसद का मूल अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मूल अधिकार संसद की संशोधन करने की शक्ति के अधीन है। कहाँ तक? शंकरी प्रसाद वाद 1951 के अनुसार। ये मत मान लेना कि अभी भी हैं या नहीं, आगे चलो देखते जाओ क्या क्या हो रहा। शंकरी प्रसाद ने मान लिया कि संविधान के संशोधन करने की शक्ति के अधीन है मूल अधिकार। अब आते हैं गोलकनाथ वाद 1967। शंकरी प्रसाद सन याद रख लेना। इनमें क्या होता है, जितने वाद हैं इनका क्रम आ जाता है कि निम्न वादों को क्रम के अनुसार जमाई। या तो आप सन याद कर लो, सन याद नहीं होता तो क्रम याद कर लो। तो गोलकनाथ वाद 1967, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलट दिया और निर्णय दिया कि संविधान में मूल अधिकारों को एक सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है, अतः वे संशोधित नहीं किया जा सकते। तो मिलान आएगा तो उसमें पूछ लेगा गोलकनाथ विवाद वाद, उसके आगे लिखा होगा या तो सन वाला मिलान आएगा या लिखा होगा कि इसमें कहा गया कि वे संविधान में मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकते। अब देखिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971।
इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में एक नया खंड जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 13 के यथार्थगत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन सामान्य विधि नहीं है। इस प्रकार अनुच्छेद 13 संविधान का संशोधन करने वाले अधिनियमों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार राज्य के पास एक बार फिर मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति निहित हो गई। गोलकनाथ में कह दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 में कह दिया कि हाँ, फिर से शक्ति को संसद ने अपने हाथ में ले ली, किसकी? मूल अधिकारों में परिवर्तन। अब आते हैं सबसे अच्छा वाद, केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा दी, जिसके अनुसार संविधान की कुछ ऐसी मूल विशेषताएं हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों का संशोधन केवल उसी सीमा तक किया जा सकता है जिस सीमा तक वे मूल ढांचे का हिस्सा नहीं। मतलब कुल मिला के जितना आ रहा है कि ऐसा कोई संशोधन आप नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के या मनुष्य के मूल अधिकारों का हनन हो और संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हो। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन के साथ 1976। इस अधिनियम द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को शून्य घोषित करने हेतु अनुच्छेद 368 सब आर्टिकल 4 और 368 5 जोड़े गए। इस अधिनियम ने संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां प्रदान की और साथ साथ इन्होंने इसमें यह भी ऐड कर लिया कि इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मूल ढांचे की अवधारणा आई केशवानंद भारतीवाद 1973 में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें ऐड कर दिया गया कि सबसे पहले तो इसमें चेंज करने की शक्ति हमारी, और अगर आपने न्यायालय में पुनरावलोकन वाला भी बताया था ना, तो न्यायालय में अगर चुनौती देना चाहते हैं तो इसमें भी संशोधन कर दिया कि चुनौती नहीं दी जा सकती, बात ही खत्म। अभी चिल्लाते हैं ना आपातकाल लगाया घोषित, इसको बोलते हैं आपातकाल, कि हम ही कानून बनाएंगे और हमने ही कानून बना लिया कि हमारे बनाए हुए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तब बोलते थे कि, अभी बोलते ना एक लोग सरकार चला रहे हैं, अब बोलो ये चलाते हैं एक लोग सरकार। आगे देखते हैं मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 4 और 368 5 को निरस्त कर दिया। हुआ क्या कि इन्होंने ये बताया कि आपकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हम समाप्त करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित। तो उसी का न्याय पुनरावलोकन कर लिया उच्चतम न्यायालय ने और कह दिया कि हम तुम्हारे 368 4 और 368 5 को निरस्त करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी शक्तियों में कटौती की जा रही है, जो संविधान का मूल ढांचा है। और हमने आपको केशवानंद भारती में विवाद में बताया था कि ऐसा कुछ भी चेंज मत कर देना जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ। ये नहीं मानी, सरकार नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि अभी हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो होने नहीं दें। तो अतः वर्तमान में मूल अधिकारों में उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जहां तक कि वह संशोधन के मूल ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करे। अब बात करते हैं IR कोहिलोवाद सन 2007। तो यह 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की वैधता से संबंधित है। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का उच्चतम न्यायालय को अनन्य प्राधिकार है। मतलब आप चाहे 9वीं अनुसूची में शामिल करें, चाहे कोई अनुसूची बना के शामिल कर लें, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारे पास इतनी तो औकात हमेशा रहेगी कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक है कि नहीं, ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप है कि नहीं, इसकी शक्ति हम सदा अपने पास रखेंगे, तुम्हें अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। ये क्या हुआ? IR कोहिलोवाद सन 2007। तो अनुच्छेद 14 की बात हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा लो, 1000 सब्सक्राइबर तक हम कह रहे हैं, आगे मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने आप बढ़ जाएंगे अगर हमारे अंदर क्वालिटी होगी। तो हमारा वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।